नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी कुछ दोस्तों के ऊपर है जो कि उनके साथ एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ था। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। विनीत का मर्डर हुए अभी बस एक ही महीना बीता था। विनीत की लाश उसकी मम्मी को उसके घर की सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई मिली थी और उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। विनीत का सर भी फटा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत ही भारी चीज़ से उसके सिर पर वार किया हो। मैं उस दिन से ही चुपचाप फिर रहा हूँ। सबको लगता है कि मैंने ही विनीत का मर्डर किया है, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। मुझे तो ये तक नहीं पता कि उसको आखिरकार मारा किसने है। वो तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन ये सब जिन हालातों में हुआ था उसका शक मेरे ऊपर लाजमी था। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, कैसे लोगों को अपनी बेगुनाही का सबूत दिलाऊं। मेरे पास अब और कोई चारा भी नहीं था सिवाय इंतज़ार करने के। वो हमारे कॉलेज का आखिरी दिन था। हम सब लोग लॉयर की पढ़ाई करके अपना करियर शुरुआत करने वाले थे। विनीत जो कि मुंबई का रहने वाला था, उसकी तो पूरी की पूरी फैमिली ही लॉयर थी, इसलिए कॉलेज के बाद वो अपनी फैमिली के कुछ लोगों के साथ ही काम करने वाला था, जबकि तुषार हमारे यहाँ के एक जाने माने वकील के साथ काम करने वाला था। मुझे भी लॉयर प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ था कि मैं कहाँ क्या करने वाला हूँ। हम सभी दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हम सभी दोस्त अलग होने से पहले एक आखिरी बार मिल के पार्टी करेंगे। इसके लिए हमने मुंबई जाने का फ़ैसला किया। मुंबई में हम हर तरह की मौज मस्ती कर सकते थे। ऊपर से विनीत भी मुंबई का ही रहने वाला था, जहां उसका एक बड़ा सा घर था जो कि हमेशा खाली पड़ा रहता था। विनीत ने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि हम सब दोस्त उस बंगले में कुछ दिन रुकने वाले हैं पार्टी करने के लिए, और फिर वो दिन आ ही गया। हम सभी दोस्त विनीत के घर मुंबई पहुंच गए। हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। पहले ही दिन उसके बंगले में पहुंच के हम सब ने खूब मौज मस्ती की, जम के शराब पी और फिर बाहर घूमने निकल गए। इसी बीच नशे में बाहर घूमते हुए हम सभी लोगों को 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, लेकिन तुषार ने कैसे न कैसे करके उन पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए और उन्होंने हमें छोड़ दिया। रात के करीब 11 बज चुके थे। हम सभी लोग नशे की हालत में एक ढाबे के सामने बैठ गए। पहले दिन हमारी सारी मौज मस्ती खत्म हो चुकी थी और तभी हमारी मुलाकात मुकेश नाम के एक लड़के से हुई। मुकेश मुश्किल से 18 से 19 साल का लड़का था, जो वहीं ढाबे के पीछे एक चौल में रहा करता था। वो उम्र का तो बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही होशियार लड़का था। छोटा सा कद, मुंह पर हल्की हल्की सी मूछें थी। वो हमारे पास आया और हमसे पूछने लगा, भाई लोग लगता है खूब मौज मस्ती कर रहे हो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपन को बता देना, अपन के पास हर चीज़ का जुगाड़ है, जैसे दारू, ड्रग्स, लड़की। जो बोलोगे, जहाँ बोलोगे, मैं वहाँ पहुँचा दूँगा। कुछ ही देर में वो आराम से इतना घुल मिल गया था कि जैसे कि हम लोग उसे सालों से जानते हों। हम भी उसे अच्छे से हंसी मजाक और बातें करने लगे। उसको जब पता चला कि हम सब लॉयर हैं और विनीत मुंबई के जाने माने लॉयर की फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। दारू, ड्रग्स वगैरह के लिए उसने अपनी कमीशन लेने से भी मना कर दिया। वो बहुत मज़ेदार लड़का था। तभी मेरा एक दोस्त सतीश बोला कि यार इसको तो मैं अपने साथ सूटकेस में बंद करके दिल्ली ले जाऊंगा। हमारी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमने उसे विनीत का घर दिखाया और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम उससे मंगवा लेते थे। हमारा एक कोड वर्ड था कि जब भी वो घर पर हमारा सामान लेकर आएगा तो पीछे वाले दरवाजे पर 3 बार नॉक करेगा। 3 नॉक से हम समझ जाते थे कि हाँ, मुकेश ही आया है। दरअसल विनीत को डर था कि सामने वाले दरवाजे से आने पर आसपास के लोग उसको देख लेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके कोई पड़ोसी
उसके घर में किसी लड़की को घुसता देखें। मुकेश का सपना था कि बड़ा होकर वो भी एक बहुत बड़ा वकील बनेगा और काला कोट पहन कर घूमेगा। मुकेश बहुत ही मजाकिया बंदा था। वो वहाँ हमारी ट्रिप का 7वां और आखिरी दिन था। अगले दिन हम सब दिल्ली लौट जाने वाले थे। रोज की तरह रात में मुकेश चिकन और कुछ और चीज़ें लेकर आता है। हमने जम के पार्टी की। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। लेकिन फिर रात 12-1 बजे के करीब अचानक से तुषार ने हमें उठाया। उठो, सब जल्दी से उठो, मुकेश सीढ़ियों के नीचे गिर गया है। क्या? तुषार की बात सुन के मुझे तो जैसे एकदम से शौक लग गया हो। हम सब जल्दी से उठे और भाग के सीढ़ियों के पास गए तो देखा कि मुकेश सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा था और हम सभी लोगों ने लड़कियों को जल्दी से बाहर निकाला और फिर हम सब मुकेश के पास पहुंचे। मैंने मुकेश को चेक किया तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन उसकी गर्दन और उसका सिर अजीब ही तरीके से घूमे हुए था। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की गर्दन इस तरीके से घूम जाए। नीचे पड़े उसकी आंखें हम सबको देख रही थी, लेकिन उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो हिल भी नहीं रहा था। शायद नीचे गिरने से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई हो। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं चिल्लाया। जा बोला, तू पागल हो गया है क्या? हम इसको कहीं नहीं ले जा सकते। और तू थोड़ा धीरे बोल, यहाँ सब जगह दारू, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो पता नहीं हम सब कितने सालों के लिए जेल के अंदर चले जाएंगे। ऊपर से मेरे घर वालों को अगर इस बारे में पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। सामने तुषार खड़ा हुआ था। तुषार अपना सर हिला रहा था। सिट सिट सिट, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सतीश एक हथौड़ा लेकर आया और धड़ाक से मुकेश के सर पर मार दिया। उसकी ये हरकत देख के हम सब तो एक बार के लिए बिल्कुल जम से गए। हम कुछ बोल पाते इसके पहले ही उसने एक बार फिर से हथौड़े से उसके सिर पे वार कर दिया। मुकेश का सर तरबूज की तरह फट गया था। मुझे तो समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। मैं चिल्लाया, सतीश, ये तूने क्या कर दिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? और क्या करता मैं, पुलिस को यहाँ बुलाता? तुझे पता है ना, ड्रग पकड़े जाने पर हमें पूरी उम्र जेल में ही बितानी पड़ती। वो ऐसा बोल रहा था जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, और वैसे भी वो मरने ही वाला था। सतीश बोला, बस मैंने उसकी मौत को थोड़ा आसान बना दिया। मैं, तुषार और विनीत, हम तीनों सतीश पर चिल्ला रहे थे। सबका सारा नशा उतर चुका था, लेकिन शायद सतीश का भी नहीं उतरा था। ठीक है, तुम लोग मुझे अपना भाषण मत दो। मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। वो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अब ये बताओ कि करना क्या है? मैं तो वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। मुझे पता था कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अभी तो ना जाने क्या क्या होने वाला था। हमारी आंखों के सामने मुकेश का कत्ल हो चुका था। फिर विनीत मुकेश की लाश के ऊपर से निकल के कमरे में चला गया और ऊपर से एक बेड शीट लेकर आया और मुकेश की लाश के ऊपर डाल दी। अब हमें उसकी लाश को ठिकाने लगाना था किसी भी तरह। हम जानते थे कि वो चौल में रहता है, गरीब है, उसके ऐसे गायब होने से किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस हमें उसके वहाँ होने का एक एक सबूत मिटाना था। फिर हमने उसकी लाश को एक प्लास्टिक बैग में बांधा और उसको ले जाके समुद्र में फेंक दिया। प्लास्टिक बैग के अंदर हमने बड़े बड़े पत्थर भी भर दिए थे, जिससे उसकी लाश पानी के ऊपर न तैरे। डर सा लग रहा था कि कहीं कोई हम लोगों को देख ना ले, लेकिन रात होने की वजह से हम किसी की भी नज़र में नहीं आए। तुषार उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था। वापस आके हमने जल्दी से पूरे घर को साफ किया। उसके खून का निशान और एक एक ड्रग्स
हम सभी लोगों ने एक एक निशान को मिटा दिया था और हमारी पूरी रात इसी में बीत गई। फिर अगले दिन हम सब अपनी फ़्लाइट पकड़कर चुपचाप दिल्ली आ गए। सतीश पूरा टाइम बस खिड़की से बाहर देखता रहा। शायद अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि नशे में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। दिल्ली में उतरे तो थोड़ी जान में जान आई। कॉलेज ख़त्म हो चुका था। अब हम सबको हमेशा के लिए अपने अपने रास्तों पर निकल जाना था। हम सब एयरपोर्ट से बाहर निकले और एक आखिरी बार एक दूसरे से हाथ मिलाया। सतीश बोला, जो हुआ सो हुआ, अब हमें सिर्फ आगे का देखना है। इसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। अब मरने की सबसे पहली बारी सतीश की थी। मुंबई से आने के 2 महीने के बाद हमें खबर मिली कि सतीश की मौत हो गई। वो सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर गया। उसके सिर पर भी 2 चोटों के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसके सिर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। पोस्टमार्टम में पता चला कि जब हथौड़े से दूसरी बार उस पर वार किया गया था, उसकी मौत उससे पहले हो चुकी थी। लेकिन उससे हैरानी की बात यह थी कि उसकी मौत उसके घर के अंदर ही हुई थी और उसके घर में उसके अलावा सिर्फ उसके मम्मी और पापा रहते थे। उसके मम्मी पापा ने बताया कि उसके मरने से पहले उन्होंने ही आखिरी बार उसको देखा था। वो उनका इकलौता बेटा था और किसी के आने या घुसने का कोई भी निशान भी नहीं था। समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि मुकेश की मौत हुई तो हुई कैसे, किसने उसके सर पर हथौड़े से वार किया। मैंने उसके पापा से फ़ोन पर बात की तो उसके पापा ने बताया कि सतीश पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो हर समय खोया खोया सा रहता था। वो कहता था उसे रात में नींद नहीं आती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। पता चला कि मरने के 1 दिन पहले उसने मुझे और विनीत और तुषार को कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इत्तेफाक से किसी का नंबर नहीं लगा। मैं उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया। तुषार ने मुझे कॉल करके पूछा कि तुम सतीश के घर क्यों नहीं गए, तो मैंने उसे साफ साफ बोल दिया कि सतीश के साथ जो कुछ हुआ वो उसी के पाप का फल है। जो उसने उस बेचारे मुकेश के साथ किया था, उसको उसके पापों की सज़ा मिली है। मैंने तुषार को साफ साफ बोल दिया कि अब मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना। तुषार को मेरी बात बुरी तो लगी, लेकिन वो जानता था कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हम सब के लिए यही बेहतर था कि हम सब पुरानी बातें भूल के अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कॉल काटने से पहले तुषार ने मुझसे कहा कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें भी रात में नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसको रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और रात में डरावने सपने भी दिखाई देते हैं। सपनों में उसे मुकेश दिखाई देता है, जैसे वो चुपके से सब सामान लेकर आता था और 3 बार नॉक करता था। उसको वैसे ही 3 नॉक अपने कमरे के दरवाजे पर सुनाई देते हैं। वो बार बार कसम खा रहा था कि उसका वहम नहीं है। मैंने कहा मैं तो जब मुंबई से वापस आया हूँ मुझे एक भी सपना याद नहीं रहता। आखिर में तुषार ने एक लंबी सांस ली और फ़ोन काट दिया। अगला नंबर उसी का था। 1 महीने बाद हिमांशु की लाश भी उसके घर की सीढ़ियों के नीचे पड़ी मिली। उसकी लाश को सबसे पहले उसकी बहन ने देखा था। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी गर्दन 3 जगह से टूट गई थी और अजीब तरीके से घूम गई थी। उसके सर पर भी किसी भारी चीज़ से मारने का निशान था। सतीश के भाई ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसको लगता था कि जैसे कोई उसके आसपास हो और हर वक्त उसको देख रहा हो। उसने रात में सोना तक बंद कर दिया था। हर वक्त बस लाइट चालू करके ऊपर बैठा रहता था। मैंने तुषार के अंतिम संस्कार में जाने का फैसला किया। हम सब दोस्तों में तुषार मेरे सबसे क्लोज था। उसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया था। मैं बस वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र विनीत पर पड़ी। वो भी वहाँ आया हुआ था।
विनीत को देखने से लग रहा था कि वो ना जाने कितने दिनों से सोया नहीं है। मैंने उसके पास जाके बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आता देख वो जल्दी से वहाँ से बाहर चला गया और अपनी कार में जाके कार स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं भाग के उसके पास चला गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है। वो हमारे ग्रुप का सबसे हैंडसम और तगड़ा लड़का था। मैं जाके उसकी कार के आगे रास्ता रोक के खड़ा हो गया। मजबूरन उसको अपनी कार रोकनी पड़ी। विनीत, क्या हुआ है तुझे? मुझे देख के क्यों भाग रहा है? मुझे बताओ तो क्या दिक्कत है? वो मायूसी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो रखे थे। अंकुर, तू ज़्यादा होशियारी मत कर, वो मेरी तरफ देख के चिल्ला के बोला। अब बहुत हो चुका, अब ये सब बंद कर दे तू। मैंने कहा, क्या क्या मतलब है तेरा? क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने भी गुस्से में उससे पूछते हुए बोला, तो वो फिर से मुझ पर चिल्लाया। मुझे पता है इस सब के पीछे तेरा ही हाथ है, मेरा पीछा छोड़ दे तू। अंकुर इस बार इतना तेज से चिल्लाया कि तुषार के घर में खड़े सब लोगों ने उसकी बात सुन ली। फिर उसने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। इसी बीच तुषार की बड़ी बहन भागती हुई वहाँ आई और मुझसे पूछने लगी, ये सब क्या चल रहा है अंकुर? ये विनीत क्या कह रहा था? उससे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो शक की नज़रों से मुझे देख रही थी। पीछे से उसके कुछ और भी रिश्तेदार भी वहाँ आ चुके थे। मैं भी उसी वक्त अपनी कार में बैठ के वहाँ से भाग निकला और जैसे कि मुझे लग रहा था कि 1 घंटे बाद ही 2 पुलिस वाले मेरे घर पहुँचे। वो मुझसे तुषार की मौत के बारे में कुछ सवाल करने लगे। वो मेरे घर आए और इस केस के बारे में पूछताछ करने लगे। उन्होंने मेरा बयान एक पेपर पर लिखा और कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मुझे विनीत के ऊपर इतना गुस्सा आया कि मन कर रहा था कि साले की जान ले लूं। पता नहीं उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। उसकी इस हरकत की वजह से बिना बात के सबका शक मेरे ऊपर आ गया था। मैंने उसे कई बार कॉल भी किया, लेकिन हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। 1 हफ्ते तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। फिर 1 हफ्ते के बाद अचानक एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि फ़ोन में उसकी मिस कॉल आ रही थी। मैंने उसको कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन फिर से स्विच ऑफ आ रहा था। विनीत का मर्डर उसी रात हुआ था। वो दिल्ली में अकेला एक फ्लैट में रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी मम्मी उसके साथ रहने लगी थी। जब विनीत की लाश बरामद हुई तो पुलिस वालों को उसका लिखा एक नोट भी मिला, जिसमें उसने मुकेश के मर्डर के बारे में लिखा था कि कैसे मुकेश मरा और कैसे हमने उसकी लाश को ठिकाने लगाया था। नोट में लिखा था कि कैसे उसे पिछले कुछ दिनों से रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रात में कोई उसके दरवाजे के बाहर नॉक करता था। उसको लगता था कि कोई जानबूझ के उसके साथ ये सब कर रहा था। उसने नोट में लिखा था कि उसको यकीन है कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। साले ने नोट में कसम तक खाई थी कि तुषार और सतीश को पक्का मैंने ही मारा है। हमारे ग्रुप के सब लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। पुलिस को यकीन था कि एक के बाद एक ये सब मौतें कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकती, और उन लोगों को उस नोट के मिलने के बाद से तो सब ने मान लिया था कि मैं ही खूनी हूँ। इन सब चीज़ों से मैं इतना घबरा गया था कि मैं अपना घर छोड़ के भाग गया। छुपता छिपाता मैं पहले अपने नाना नानी के यहाँ गया और वहाँ मैं 2-3 दिन तक रुका। लेकिन फिर मेरे मम्मी पापा ने बताया कि पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए वहीं आ रहे हैं। वो जल्दी ही नानी के घर पहुँचने वाले हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पापा बोले तो अपने आप को पुलिस वालों को सौंप दे। अगर तूने कुछ किया है तो तू अपना गुनाह कबूल कर ले। मेरे घर वालों तक को मेरे ऊपर यकीन नहीं था। किसी तरह मैं छुपता हुआ इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एक कमरा किराए पर ले लिया। लेकिन फिर ये सब मेरे साथ भी होने लगा। शुरुआत हुई ही थी।
उन डरावने सपनों से। लेकिन जल्द ही मैंने रियलाइज़ किया वो सपना नहीं होता था, वो सब सच में होता था। रात में उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती थी। शुरू के कुछ दिन तो मैंने दरवाज़ा खोल कर भी देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। लेकिन फिर मुझे हर वक्त ये एहसास होने लगा था कि जैसे कोई मेरे आसपास ही है और मुझे देख रहा हो, हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रख रहा हो। कई बार नज़र के कोने से मुझे कमरे में एक काली परछाई घूमती नज़र आई, जबकि उस कमरे में मैं बिल्कुल अकेला रहता था। लेकिन मुसीबतें अभी कम कहाँ होने वाली थी। मेरे पास पैसे ख़त्म होने लगे, किराया देने के पैसे भी नहीं थे मेरे पास, और घर वालों से मैं मांग नहीं सकता था, नहीं तो पुलिस को पता चल जाता कि मैं कहाँ छुपा हूँ। आखिर में मैं उस कमरे से भी भाग निकला। रात में मैं एक सड़क पर अकेला घूम रहा था कि तभी मेरी नज़र वहाँ एक बड़े घर पर पड़ी, जिसको देखने से पता चल रहा था कि ये घर सालों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई ना रहता हो। मुझे पता था कि अगर मैं इसके अंदर जाके रहने लगूं तो ना तो इस घर के मालिक को पता चलेगा और ना ही पुलिस मुझे ढूंढ पाएगी। सिर्फ छुपने के लिए वो एक परफेक्ट जगह थी। मैंने चारों तरफ देखा कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर मैं उस घर के लोहे के गेट को बांध के मैं अंदर घुस गया। मुझे बस सिर छुपाने और सोने की जगह चाहिए थी, जो मुझे वहाँ मिल गई थी। किसी तरह मैं उस घर के बेसमेंट में घुस गया। उस रात पहली बार इतने दिनों से चैन की नींद सो पाया था, लेकिन मेरा चैन ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला था। अगले ही दिन मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देना हल्का हल्का शुरू हो गई और दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ भी आने लगी। हैरानी थी कि इस घर का दरवाज़ा कौन खटखटा सकता था। इसमें तो कोई मेरे अलावा रहता भी नहीं था। लेकिन अब मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ के साथ साथ एक हल्की हल्की हंसी भी सुनाई देने लगी थी। वो हंसी बिल्कुल मुकेश के हंसने की आवाज़ लग रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो हंसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी, जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हंस रहा हो। और वो आवाज़ ज़्यादातर रात में ही सुनाई देती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो आवाज़ दिन में भी आने लगी थी। मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना पहनने के लिए कपड़े थे। पुलिस मुझे ढूंढ रही थी और मेरे घर वालों तक को मेरी बात पर यकीन नहीं था। सिर्फ छुपाने के लिए मुझे ये जगह तो मिल गई, लेकिन मैं यहाँ कैदी सा हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। पिछले कुछ दिनों से तो इस बेसमेंट का दरवाज़ा भी मुझे दूर होता लग रहा था। पता नहीं ये सब मेरा वहम था या मैं पागल हो गया था। इतने दिनों से मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया, रात में सो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं यहाँ फंसा क्यों हूँ? मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। सामने मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार मैं उस सीढ़ियों से होता हुआ बाहर निकल जाऊँ। अब मैं सीढ़ियों पर चलने वाला था।